नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज हम बात करेंगे इंडी अलायंस के भीतर जो कुछ चल रहा है उसकी। इंडी अलायंस में इस समय हम देख रहे हैं एक बड़ा झगड़ा छिड़ चुका है और ये झगड़ा राहुल गांधी बनाम अदर्स है। राहुल गांधी बनाम अदर्स में भी ममता बनर्जी लीड लेते हुए दिखाई दे रही हैं। उनके साथ अखिलेश यादव हैं, उनके साथ शरद पवार, उद्धव ठाकरे हैं और अब तो लालू यादव भी खुल करके आ गए हैं। अखिलेश यादव की तरफ से उनके चाचा राम गोपाल यादव ने इसकी शुरुआत की थी और जो मसला शुरू हुआ था वो ममता बनर्जी के खेमे से हुआ था। ये सब मिल करके अब राहुल गांधी को चलता करना चाहते हैं, राहुल गांधी की लीडरशिप से मुक्त होना चाहते हैं। उनकी जो जिद है, उनकी जो मनमानी है, उनका जो भी रवैया है, कुल मिलाकर के इंडी अलायंस के घटक दलों के साथ और जिस तरीके से वो अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के मद्देनजर अब ऐसा लग रहा है कि जो विपक्षी दलों के नेता हैं, खासतौर से इंडी गठबंधन के जो दूसरे सहयोगी दल हैं कांग्रेस के अलावा, वो अब समझ चुके हैं कि कांग्रेस में कुछ दम बाकी बचा नहीं है। राहुल गांधी में भी और इस गांधी नेहरू परिवार में भी अब वोट जुटाने की क्षमता नहीं बची है, काबिलियत, करिश्मा नहीं बचा है और ये कांग्रेस को ही डूबने से नहीं बचा पा रहे हैं। जो बाकी के सहयोगी दल हैं उनको लीड करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। वैसे हरियाणा और महाराष्ट्र, इन दो राज्यों में कांग्रेस की जो बड़ी डिफीट हुई है उसके बाद से ये मुहिम शुरू हुई है और अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में भी बहुत खराब प्रदर्शन रहा है कांग्रेस पार्टी का, झारखंड में भी बहुत खराब रहा है और जिस लोकसभा चुनाव में ये 52 सीटों से बढ़कर के 99 पर पहुंचने को अपनी बहुत बड़ी कामयाबी मान रहे थे और प्रचारित कर रहे थे, उसको भी बहुत सारे इनके सहयोगी दल अब नकार रहे हैं। और ये जो राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई थी 99 सीट आने के बाद, और इनकी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का जो एक वीडियो वायरल हुआ था, वो ऐसे एक जेस्चर बनाते हुए अपने आईटी सेल के भीतर घुस रही थी, उसका भी लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था और उसके उसके भी मीम बने। और उसके बाद जो हरियाणा में इनकी डिफीट हुई और वो जलेबी वाला मामला हुआ जिसमें जलेबी बाई नाम दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी की तो 15 से 20 के बीच में रहेंगी, इससे ज़्यादा आई तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, और हमारी 2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार बन रही है। सब इनके जितने नखरे थे, जितनी गलतफहमी थी, वो मतदाताओं ने तो दूर कर दी, लेकिन ये बनावटी तौर पर मैं शब्द का इस्तेमाल जानबूझ करके कर रहा हूं, बनावटी तौर पर राहुल गांधी जिस तरीके से ये नित नए ड्रामे पार्लियामेंट को रोकने के लिए और जो मेन समस्याएं हैं देश के सामने और इंडी अलायंस के दूसरे गठबंधन सहयोगी भी जिन मुद्दों को उठाना चाहते हैं, उनसे जिस तरीके से ये लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं, कभी ब्लैक कलर के मास्क पहन करके आते हैं, कभी ब्लैक कलर का कोई थैला लेकर के आते हैं,
कभी कोई दूसरा जो है ये पोस्टर बैनर लेकर के अडानी मोदी एक हैं के नारे लगाते हैं गेट पर खड़े होकर के। इससे अब ऐसा लगता है कि इनके सहयोगी दल इनसे तंग आ चुके हैं, आजिज आ चुके हैं और इनसे अब पिंड छुड़ाने पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। देखिए, मोटे तौर पर अगर हम देखें तो चुनाव के समय ही इनके दो गठबंधन सहयोगियों ने इनको झटका दिया था। एक, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में इनसे गठबंधन ना करने का ऐलान करके झटका दिया था। दूसरे, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में इनके साथ गठबंधन नहीं करके भी इनको एक झटका दिया था। हालांकि वहां केजरीवाल को खुद झटका लग गया और कांग्रेस पार्टी उनसे ज्यादा लोकसभा सीट जीतने में कामयाब हो गई। लेकिन फिर केजरीवाल और कांग्रेस के हाथ मिल नहीं पाए। हरियाणा में भी हमने देखा, हरियाणा में दोनों अलग लड़े, नतीजा क्या आया? हालांकि अगर हम अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मिले वोटों की संख्या देखें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन एक ये मैसेज दे सकते थे हरियाणा में इकट्ठे लड़ करके। लेकिन कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल को हरियाणा में 10 विधानसभा सीटें भी लड़ने के लिए देने को तैयार नहीं थी। नतीजा ये हुआ, कांग्रेस पार्टी भी हारी और अरविंद केजरीवाल का तो जो वहां बेस था ही नहीं, सुपड़ा साफ होना था, हो गया। 88 में से 87 की जमानत जब्त हो गई। उसके बाद अरविंद केजरीवाल इनसे इतने चिढ़े कि दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है 2 महीने के भीतर, उसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने से, तालमेल करने से ही इनकार कर दिया और घोषणा कर दी कि वो अब अकेले लड़ेंगे। यानी ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव में भी नाता तोड़ चुकी थी इंडी गठबंधन से। एक तरीके से उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा, कांग्रेस के प्रत्याशियों तक को हरा दिया। जो लीडर थे इनके संसदीय दल के, अधीर रंजन चौधरी, उनको भी हरवा दिया यूसुफ पठान को ला करके। और अब इनके लिए ममता बनर्जी ही बहुत बड़ी सिरदर्द बन गई है। नीतीश कुमार और जयंत चौधरी ये तो लोकसभा चुनाव से पहले ही इनका साथ छोड़ करके जा चुके थे, झटका दे चुके थे। नतीजे आने के बाद जरा याद करिए जम्मू कश्मीर में क्या हुआ और झारखंड में क्या हुआ। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी उमर अब्दुल्ला से 2 कैबिनेट मंत्री मांग रही थी और डिप्टी स्पीकर का पद मांग रही थी। उन्होंने इनको एक तरीके से धमका करके भगा दिया कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है कि आप 2 कैबिनेट मंत्री के पद मांगो। 6 एमएलए जीत करके आए, सभी मुस्लिम जीत करके आए, एक भी हिंदू नहीं जीत करके आया। और जिस क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीद कर रही थी कि कांग्रेस ताकत के साथ आएगी, वहां की तो सभी सीटें, अधिकांश सीटें जो हिंदू बाहुल्य हैं 29, वो भारतीय जनता पार्टी जीत गई जम्मू संभाग में। तो सवाल ये है कि फिर कांग्रेस को 2 कैबिनेट मंत्री के पद क्यों दे, डिप्टी स्पीकर का पद किस लिए दे। यहां भी झारखंड में भी जब नतीजे आए तो इन्होंने अपने एक विधायक को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग की और कैबिनेट में जो बर्थ मांगी वो अलग थी। हेमंत सोरेन ने इनको मना कर दिया कि झारखंड में हम आपका उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। झक मार करके इनको उनकी ही बात माननी पड़ी, उन्हीं की शर्तों पर ये शामिल हुए। अभी क्या सिचुएशन है, ये जो रोज रोज नाटक नौटंकी चल रही है पार्लियामेंट परिसर में और पार्लियामेंट के भीतर भी दोनों सदनों में जिस तरीके से नारेबाजी करवाई जा रही है और सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी जा रही है, ये क्यों किया जा रहा है? पहली बात ये है कि राहुल गांधी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं,
वो जो एक बार G23 गुट बना था, जब इनकी लीडरशिप को चैलेंज किया गया था, तब से ही ये पूरा परिवार अतिरिक्त चौकन्ना है। कोई इनको चैलेंज ना करने पाए और ये ना कह पाए कि भाई आप जमीन पर काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा शुरू की थी इन्होंने, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की और उसके बाद मणिपुर से लेकर के और मुंबई तक की, केवल इसलिए, अपने बचाव के लिए। ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी इससे मजबूत हो जाएगी। किसी को गलतफहमी नहीं थी कि केवल सड़क पर चलने भर से और सुर्खियां बटोर लेने से, मीडिया में आ जाने से कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाएगी। इनके अजीब और गरीब सलाहकार हैं। किसी ने इनको समझाया बीच में कि आप मीडिया की सुर्खियां बटोरते रहो। इनको लगा होगा कि अरविंद केजरीवाल जैसे करिश्मा करते हैं वैसे ही राहुल गांधी भी कर लेंगे, यानी जमीन पे काम करने की जरूरत नहीं है, बस सुर्खियां बटोरो। कभी किसी मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास बैठ करके वीडियोग्राफी करवाओ, फोटोग्राफ खिंचवाओ, मीडिया को जारी कर दो। कभी ट्रक ड्राइवर के बराबर में बैठ जाओ, कभी कुलियों के पास पहुंच जाओ, अलग अलग क्षेत्र के, कभी खेत में जाकर के धान रोपाई की एक्टिंग करो, यहां माइक लगा करके। ये इस तरह के ड्रामेबाजी कर रहे हैं। इसका कोई नतीजा निकला क्या? हरियाणा में निकला क्या, या महाराष्ट्र में निकला क्या, या जम्मू कश्मीर में कोई फायदा हुआ हो, या लोकसभा चुनाव में 100 से ज्यादा सीटें मिल गई हों, 150-200 सीटें मिल गई हों कांग्रेस को? कोई फायदा नहीं हुआ। और फायदा किस चीज का हुआ? जो साजिश रची गई, जो षड्यंत्र रचे गए, जो झूठ बोले गए और जातीय आधार पर जो विभाजन करने की साजिश रची गई। संविधान बदल देंगे, आरक्षण छीन लेंगे, तो जो हिंदू एकजुट था प्राण प्रतिष्ठा के बाद, उसमें कहीं ना कहीं एक कमी देखने को मिली, उनमें बंटवारा करने में कामयाब हो गए। लेकिन उसके बाद जैसे ही उनको समझ में आया कि ये लोग तो बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हैं, हिंदुओं को विभाजित कर रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है, और संघ प्रमुख ने भी जो मुहिम चलाई, तो लोगों की समझ में आ गया। और उसी का नतीजा है कि अब कांग्रेस फिर उसी पोजीशन में आ गई है, यानी चुनाव लगातार हारते जाना। मैंने पहले भी आपको ये दिखाया था कि पिछले दिनों जारी हुआ है, राहुल गांधी ने जब से कांग्रेस की कमान संभाली है तब से 89 डिफीट अब तक इनकी कांग्रेस पार्टी की हो चुकी है अलग अलग राज्यों में। आंध्र प्रदेश में 3 डिफीट हो चुकी, अरुणाचल प्रदेश में 2 डिफीट हो चुकी, असम में 2 हार चुकी, 2 बार हार चुकी, बिहार में 2 बार हार चुकी, छत्तीसगढ़ में 2 बार हार चुकी, दिल्ली में 3 बार हार चुकी, गोवा में 3 बार, गुजरात में 3 बार, हरियाणा में तीसरी बार, हिमाचल में 2017 में, जम्मू कश्मीर में 2024 और 2014 में, झारखंड में भी 2014 में हार चुकी, कर्नाटक में 2018 में हार चुकी, मध्य प्रदेश में 13 में, 23 में हार चुकी, महाराष्ट्र में 2019 और 2024 में हार चुकी। इसी तरीके से आप देखें तो मेघालय में 2 बार, मिजोरम में 2 बार, नागालैंड में 3 बार हार चुकी, उड़ीसा में 3 बार हार चुकी, पंजाब में 2 बार हार चुकी, पुडुचेरी में 2 बार हार चुकी, राजस्थान में भी 2 डिफीट हो चुकी कांग्रेस की इनके नेतृत्व में, सिक्किम में 3 डिफीट हो चुकी, तमिलनाडु में 2 डिफीट हो चुकी, तेलंगाना में 2 हो चुकी, त्रिपुरा में 3 हो चुकी, उत्तर प्रदेश में भी 3 हो चुकी, उत्तराखंड में 2, वेस्ट बंगाल में 3 हो चुकी और केरला में 2 हो चुकी, और 3 लोकसभा चुनाव तो ये हारे ही हैं। जब इतनी डिफीट हो चुकी है, 89 डिफीट हो चुकी हैं, तो कांग्रेस के भीतर से इनके नेतृत्व के खिलाफ बगावत ना हो जाए, इसलिए रोज नित नए ड्रामे करने पड़ रहे हैं इनको। अडानी और मोदी को तो ये टूल बना रहे हैं, सिर्फ बहाना बना रहे हैं। रोजाना मीडिया में कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं बहन भाई, ताकि पार्टी के भीतर से विद्रोह ना हो जाए
कि भाई आप जब पार्टी को जितवा ही नहीं पा रहे हो तो आप हटिए, हम किसी दूसरे को नेता बनाएंगे। इसलिए ये परिवार नाटक नौटंकी कर रहा है। और जब से ये मुहिम शुरू हुई है, रामगोपाल यादव का बयान आया अखिलेश यादव की तरफ से। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से सक्षम है इंडी अलायंस को नेतृत्व देने में। शरद पवार का बयान आ गया कि ममता बनर्जी में सारी क्षमताएं हैं। संजय राउत ने कह दिया कि ममता बनर्जी अगर इंडी अलायंस को लीड करती हैं तो हमें अच्छा लगेगा और हम कलकत्ता जाकर के बात करेंगे। उसके बाद लालू यादव थोड़ा चुप थे, लेकिन उनके बेटे का बयान आ गया और आज लालू का भी बयान आ गया। जब से ये सारे बयान आने शुरू हुए हैं, तब से इनके पेट का पानी और ढीला हुआ है। इनको लग रहा है कि अब तो ये जो नाटक नौटंकी चल रही है कि संविधान को हाथ में लेकर के बहन भाई प्रदर्शन करते हैं, हर जगह दिखाई देते हैं इस संविधान की प्रति को लेकर के, तो अब लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई कांग्रेस कहाँ रह गई है, कितने राज्यों में रह गई है। ले दे करके ऊपर हिमाचल में दिखाई दे रही है और नीचे तेलंगाना में और कर्नाटक में दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, फिर आपके उड़ीसा में भी है। नीचे आप देखें तो हर जगह जो है ये आंध्र प्रदेश में वो है, उनके सहयोगी चंद्रबाबू नायडू हैं। तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी है। जब आप लीड करने में सक्षम ही नहीं है, आप अपनी पार्टी को भी नहीं जितवा पा रहे हैं, तो आप हटिए। अच्छा, 3 चुनाव जो हैं वो लेकर के अब इंडी अलायंस के जो नेता हैं, अलग अलग नेता हैं, वो रिएक्ट करना शुरू कर चुके हैं, अपनी मुहिम बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव है। ममता बनर्जी अभी से इंडी अलायंस को लीड करके अपने लिए 2026 का विधानसभा चुनाव आसान बनाना चाहती हैं। वो पश्चिम बंगाल से बाहर निकल करके भी टीएमसी का विस्तार करना चाहती हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव है। अखिलेश यादव अभी से, क्योंकि उनके पास भी इस लोकसभा चुनाव में 37 सीटें आ गई हैं, उनको लगता है कि ममता बनर्जी के पास तो लोकसभा में 29 सीटें ही, मेरे पास तो 37 हैं, तो मेरा भी दावा बनता है। तो अंदर खाते ममता बनर्जी के नाम का समर्थन जरूर कर रहे हैं अखिलेश यादव के चचा रामगोपाल यादव, लेकिन मन उनका भी है, इच्छा उनकी भी है कि अगर अखिलेश यादव के नाम पर सहमति हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिर ये दावा कर सकेंगे मैं तो राष्ट्रीय स्तर का नेता हूं। और जो अभी योगी आदित्यनाथ ने धोबी पाठ इनको दिया है, 9 में से 7 सीटें जीत करके उपचुनाव में, तो उस गम से भी थोड़ा सा उबर पाएंगे। और 2029 का लोकसभा चुनाव, अब इंडी अलायंस के घटक दल नहीं चाहते कि 3 लगातार लोकसभा चुनाव हारने वाले राहुल गांधी 2029 में फिर विपक्ष की तरफ से चेहरा बनने की हिमाकत करें। इसलिए अभी से घेराबंदी शुरू हो चुकी है। अच्छा, तर्क ये भी दिए जा रहे हैं कि भाई कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो स्ट्राइक रेट है वो केवल 10%, केवल 10%, जबकि ममता बनर्जी का जो स्ट्राइक रेट है वो 70% है। जो कांग्रेस कह रही थी कि साहब हमारी तो 99 सीट है, हमारा दावा बनता है कि हम विपक्षी गठबंधन को लीड करें, तो ऐसे उनके दावे की हवा निकालते हुए ममता के समर्थक कह रहे हैं कि अकेले ममता की सीटें हैं
29, 37 हैं अखिलेश यादव की, ये हुई 66। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की 9 है, शरद पवार की 8 हैं, लालू यादव की 4 हैं, वामपंथियों की 4 हैं। तो इनकी सीटें कहां जाकर के बैठ रही हैं? तो केवल सीटों के आधार पर राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे इंडी अलायंस को लीड करेंगे, ये तो संभव नहीं है। अच्छा, टीएमसी के लोगों का ये भी कहना है, जो माइनस पॉइंट है कांग्रेस के वो गिना रहे हैं, कि कांग्रेस में सबको साथ लेकर चलने की क्षमता ही नहीं है। दूसरे उनका कहना यह है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में जो डिफीट हुई है और बड़ी डिफीट हुई है, इसके बावजूद राहुल गांधी सबसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, उनका अहंकार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तीसरा तर्क उनका यह दिया जा रहा है कि ममता बनर्जी सबको साथ लेकर चलने की क्षमता रखती है और इंडी अलायंस का नेतृत्व करने की भी उनकी क्षमता है। चौथा उनका कहना है वही स्ट्राइक रेट। ममता बनर्जी की पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 70% है और कांग्रेस का केवल 10% है। और आखिरी जो तर्क दिया जा रहा है वो ये कि ये जो इंडिया अलायंस है, ये नाम ममता बनर्जी का सुझाया हुआ है। तो ये 3 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, 89 राज्यों के चुनाव हार चुके हैं और कांग्रेस को अभी भी नहीं जितवा पा रहे हैं। कांग्रेस अभी भी हार रही है या बहुत बुरा प्रदर्शन कर रही है। 2 राज्य तो सीधे सीधे हारी है और जम्मू कश्मीर और झारखंड में बुरा प्रदर्शन किया है। तो ऐसे में अब इंडी अलायंस ये कह रहा है कि जिनका खुद का डब्बा गोल हुआ पड़ा है, यानी जो अपनी पार्टी को ही नहीं जिता पा रहे हैं, वो अब इंडी अलायंस पर भी बोझ बन रहे हैं। तो अब हम बोझ को ज्यादा नहीं ढोएंगे और अपना दूसरा नेता चुनेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।